पाठ 14 मार्गदर्शक। पाठ परिचय। हमारे देश भारत को 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इस आजादी की कीमत असंख्य देशभक्तों ने अपनी जान देकर चुकाई। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतवासी इस अमूल्य आजादी पर किसी भी प्रकार की आंच न आने दे। आजाद भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए सन 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके अनुसार देश का हर निवासी अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। यह संविधान देश के शासकों के लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शक है। आजादी के कुछ ही वर्षों के उपरांत प्रत्येक नेता क्या सोचता था, इसकी झलक भी इस लेख में मिलती है। चर्चा करें। आजकल आपको अपने देश में कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं? विचार विमर्श करें। जीवन मूल्य, भारतीय संविधान एवं मूल अधिकारों का परिचय, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा धर्मनिरपेक्षता पर बल। क्या तुम कभी रास्ता भूले हो? ज्यादातर लोग कभी न कभी राह से भटक ही जाते हैं। यह कोई निराली बात नहीं है, परंतु एक गलत मोड़ पर जाने से सही जगह पहुंचने में बहुत कठिनाई हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तूफानी रात में जहाज प्रकाश स्तंभ की चेतावनी से समुद्र में अपने सही रास्ते का हिसाब लगाते हैं। शहरों में सड़कों के नाम पट्ट या अन्य जाने पहचाने चिन्ह लोगों को राह दिखाते हैं। जंगल में अकेले राही को दिशा की जानकारी सितारों, सूर्य या चंद्रमा से होती है। तुमने देखा होगा कि बैलगाड़ी चलाने वाले अक्सर निश्चिंत होकर सो भी जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने जो राह पकड़ी है वह उन्हें ठीक स्थान पर पहुंचा देगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला हर व्यक्ति यह आश्वासन चाहता है कि वह अपने रास्ते से भटका नहीं है, और यदि उसके पास गंवाने को न समय है और न शक्ति, तो आश्वासन और भी जरूरी हो जाता है। आजादी पाने के बाद भारत को काफी लंबा रास्ता पार करना था। उसे भयंकर गरीबी की दशा से उस स्थिति तक पहुंचना था जिसमें प्रत्येक भारतीय की जरूरतें पूरी हो सकें, और निश्चय ही भारत के पास व्यर्थ गंवाने के लिए न समय था और न शक्ति। गरीबी हटाने और पैसे जुटाने के तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। मेहनत की कमाई, चोरी, धोखाधड़ी, डकैती, कर्ज लेना, जुआ खेलना या कोई छिपा खजाना ढूंढ निकालना आदि। यदि एक आदमी का मामला हो तो वह स्वयं इनमें से अपनी पसंद का एक रास्ता अपना सकता है, परंतु करोड़ों लोगों का देश क्या करे? देश के सब नागरिकों को मिलाकर यह फैसला करना जरूरी था कि संपन्न होने के लिए वे कौन सा रास्ता पकड़ें। यदि बहुत से बच्चे एक बड़े पत्थर को अलग अलग दिशाओं में लुढ़काने का प्रयत्न करें तो पत्थर टस से मस नहीं होगा, किंतु 1, 2, 3 हाँ जोर लगाकर हैया कहकर सभी एक दिशा में जोर लगाएं तो वे तुरंत ही तेजी से लुढ़कने लगेगा। इसी तरह भारत के लोगों के लिए भी जरूरी था कि वे एक राय से अपना रास्ता चुनें और मिलकर एक ही तरफ जोर लगाएं। स्वतंत्र होते ही भारतीयों ने अपने लिए एक प्रकाश स्तंभ की स्थापना कर ली थी, ताकि अगर वे राह से भटक जाएं तो सही दिशा की रोशनी से फिर रास्ते पर वापस जा सकें। यह प्रकाश स्तंभ था हमारा संविधान। जनता का विश्वास, आस्थाएं, आशाएं और आकांक्षाएं क्या हैं? हम किस प्रकार रहना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं? इन सब बातों को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में लिख दिया गया है। इस संविधान को तुम आधुनिक भारत की पवित्र पोथी कह सकते हो। यही संविधान हर फैसले में हमारी सहायता करता है, शंकाओं को दूर करता है और पथ प्रदर्शक की तरह सदा राह दिखाता है। हमारा संविधान क्या कहता है? एक तो यह कि भारत में जो कुछ भी होगा जनता की राय से होगा
और भारतीय लोगों की इच्छा सबसे बड़ी चीज मानी जाएगी। दूसरा यह कि हर भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिलेगा और सरकार उसके इन अधिकारों की रक्षा करेगी। हर व्यक्ति आदर और सम्मान का पात्र होगा। भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए शासन सदा चेष्टा करता रहेगा ताकि भारत की एकता पर आंच न आने पाए। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मूल अधिकार है। ये वे अधिकार हैं जिनका हकदार प्रत्येक भारतीय जन्म से ही हो जाता है। किसी को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न इन अधिकारों को छीना जा सकता है। उदाहरणार्थ, तुम्हारा मौलिक अधिकार है कि जो चाहो सोचो और कहो, किसी भी धर्म को मानो और जिस चीज में चाहो विश्वास करो। कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, नेता हो या मामूली आदमी, स्त्री हो या पुरुष, इस धर्म का हो या उस धर्म का, हर भारतीय बराबर है। ऐसे कारणों से नौकरी, स्कूल में प्रवेश तथा दूसरे अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को ऐसा लगे कि सरकार ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वह अदालत में जाकर अपना सही अधिकार प्राप्त कर सकता है। न्यायालय ऐसी संस्था है जिसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और उन सब के ऊपर उच्चतम न्यायालय है, जिसके सामने गलत फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां न्यायालय ने सरकार के फैसलों को पलट दिया है और साधारण लोगों के पक्ष में निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में कोई भारतीय अपने को कैसे असहाय समझ सकता है? अंग्रेजों के जमाने में ऐसा नहीं था। बहुत कम भारतीयों को मतदान का अधिकार था। अंग्रेजों के मामले भारतीय न्यायाधीशों के अधीन नहीं थे। भारतीय जनता को अपने देश के विषय में कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं था और न वे अपने मन की बात कह सकते थे। यदि कहते थे तो उन्हें जेल भेज दिया जाता था। अंग्रेजी राज से पहले भी देश में लोगों की दशा अच्छी नहीं थी। सभी भारतीय बराबर नहीं थे। कोई बहुत अधिक संपन्न था तो किसी के पास कुछ भी नहीं था। कोई अत्यंत शक्तिशाली था और कोई बिल्कुल निस्सहाय। उन दिनों भी अमीर लोग अपने फायदे के लिए गरीबों पर अत्याचार करते थे। देश के हर भाग में अलग अलग कानून और नियम थे। साधारण लोगों का सारा जीवन ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर था जिन पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। शासन चलाने वाले जो जी में आता कर सकते थे, चाहे गरीबों पर उसका कितना ही बुरा असर पड़े। विभिन्न धर्मों के लोगों में आपस में भाईचारा नहीं था। कुछ भारतीय दूसरे भारतीयों को अछूत समझते थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जिसका जन्म गरीब परिवार में होता था, वह सदा गरीब। अधिकांश लोग अपनी बुरी दशा को भाग्य का लेख मानकर संतोष कर लेते थे। हमारा संविधान ऐसे वातावरण को बदलने में हमारी सहायता कर रहा है। भारतीय लोग अब अपना भाग्य स्वयं बना सकेंगे। जिस नए भारत का हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें लोगों की इच्छाओं और उनके स्वप्नों का भी उतना ही महत्व होगा जितना उनकी आवश्यकताओं का। किसी भी भारतीय की उपेक्षा नहीं की जाएगी, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो। स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी, सद्व्यवहार और भाईचारे के ये आदर्श हमारे पास कहाँ से आए? इनका कुछ अंश तो हमारे दिलों की आवाजें हैं, कुछ हमारे राष्ट्रीय अनुभव से जन्मे और कुछ हमने दूसरे देशों से भी सीखे। जैसे प्यासा पानी को तरसता है, उसी तरह हमने भी अंग्रेजों के जमाने में आजादी की कल्पना की थी। स्वाधीनता प्राप्त करने से कई वर्ष पहले ही हमारे नेताओं ने कहा था कि जैसे अन्य देशों के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह भारत के लोगों को भी है। वे भी अपनी मेहनत की कमाई के हकदार हैं। उन्हें भी अन्य लोगों की तरह अधिकार है कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ताकि उन्हें बढ़ने और सुधरने का अवसर मिले। हमारे नेता अपनी आंखों से देख रहे थे कि देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है और इससे उनके मन में बहुत दुख और ग्लानि थी। गांधी जी भारतीय जनता के प्रति इतना प्यार और सहानुभूति रखते थे कि एक बार उन्होंने कहा था
वे जब तक हर आंख का हर आंसू नहीं पोंछ देंगे, उन्हें चैन नहीं आएगा। आजादी से कुछ समय पहले भारतीयों को याद दिलाया गया कि उनका देश सदैव ही अनेक धर्मों और अनेक विश्वासों का घर रहा है। देश के कर्णधारों ने कहा कि भविष्य में भी यह देश ऐसा ही रहेगा। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय को एक सा ही सम्मान मिलेगा। प्रत्येक भारतीय, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, भारत के प्रति एक सी आस्था रखेगा और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण समझेगा। इसी भावना को आज हम अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। व्यक्तिगत हित की अपेक्षा राष्ट्र हित को प्राथमिकता देगा। हमारे संविधान में उन लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को स्थान मिला है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और जो देश को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। हम पश्चिम के कुछ विचारों के संपर्क में भी आए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और व्यक्ति के आदर की बात करने वाले कई पश्चिमी विचारकों ने पिछले 150 वर्षों में अनेक स्वतंत्रता संघर्षों को प्रेरणा दी थी। हमने अपने संविधान में उन सभी बातों को स्थान दिया जिन्हें हम महान, सार्थक, उपयोगी या आवश्यक समझते थे। संविधान बनाने के काम में लगभग 3 वर्ष लगे। इसके बाद भारतीय जनता ने उस संविधान को, जिसमें इन महान विचारों को स्थान मिला था, अपना मार्गदर्शक ग्रंथ मान लिया। 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हो गया और उसी दिन से भारत एक गणराज्य बना। हमारे लिए यह तिथि बहुत महत्व रखती है और हर वर्ष हम इसे बड़े उल्लास से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान का एक विशेष भाग और है, वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। शेष संविधान तो हमें राह दिखाता है, पर ये सिद्धांत बार बार हमारी आंखों के सामने उस लक्ष्य की तस्वीर रखता है जहां हमारे देश को एक दिन पहुंचना है। इन सिद्धांतों से हमें देश की नीति निश्चित करने में सदा सहायता मिलती रहती है। ये सिद्धांत क्या है? यह कि भारत सरकार सदा लोगों की भलाई को सबसे बड़ा धर्म मानेगी और ऐसा देश बनाने की कोशिश करती रहेगी जहां हर भारतीय हर मामले में समान हो, चाहे वह मामला धन का हो, शक्ति का हो या जीवन सुधार के अवसर का। यूँ समझो कि हम ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां किसी प्रकार की जाति पाति, वर्ग भेद या अन्य भेदभाव न हो और जहां देश के हर निवासी को हर चीज में बराबर हिस्सा मिले। सब अच्छी बातों की तरह ये बातें कहने में तो सरल हैं, पर करने में कठिन। लेकिन ऐसे भावों को आदर्श मानना और बराबर दोहराना भी एक बहुत बड़ी बात है, विशेषकर तब जबकि ये कई शताब्दियों से इस देश में व्यक्त न हुए हों। हमारा संविधान कहता है कि लोगों की इच्छा सर्वोपरि मानी जाएगी, पर लोग अपनी इच्छा प्रकट कैसे करते हैं? देश का हर निवासी एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकता है जो उसके हित की बात सरकार तक पहुंचा सके। छोटे से छोटे गांव की पंचायत से लेकर राष्ट्र की संसद तक यही बात लागू है। इस प्रकार प्रत्येक बालिग इस देश का शासन चलाने में भागीदार बन सकता है। अधिकांश लोगों की इच्छा के बगैर इस देश में कुछ नहीं हो सकता। यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात है, क्योंकि भारतीय जनता की आवाज बहुत दिनों तक विदेशी शासक और राजा महाराजा दबाते रहे थे। जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ तो हमें राज्यों की विधान सभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए 4,400 प्रतिनिधि चुनने थे। कुल मिलाकर 17 करोड़ 60 लाख लोगों ने मतदान किया। ये सब पढ़े लिखे नहीं थे। विश्व के किसी भी देश में पहले कभी इतनी संख्या में लोगों ने एक साथ चुनाव में भाग नहीं लिया था। सबने इस बात की प्रशंसा की कि यह बड़ा चुनाव न्याय, शांति और निष्पक्षता से पूरा हो गया। 5 वर्ष बाद जब फिर चुनाव का समय आया तो मत देने वालों की संख्या पहले से 2 करोड़ अधिक हो गई। पर इस बार भी चुनाव बड़ी अच्छी तरह पूरा हुआ। अब यह साफ दिखाई देने लगा था कि हमारे देश में प्रजातंत्र के अंकुर ने मजबूती से जड़ें पकड़ ली हैं। उम्मीद है
आने वाले वर्षों में भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र साबित हो।